नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे भाषा और हिंदी भाषा के परिचय के बारे में। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। ये बड़ा ध्यान रखना, इस सेशन से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रश्न कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या क्या है, पाली भाषा की जनगणना क्या है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, अमीर खुसरो ने जिन बोलियों में के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। ऐसे बेटा कई क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन की सीरीज कवर करेंगे, फिर इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपना आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। पहले बेटा जब हम लोग हिंदी भाषा को समझते हैं तो हिंदी भाषा को समझने से पहले हमें भाषा देखनी होगी, भाषा क्या होती है, उसके बाद हम लोग हिंदी भाषा की चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम्स बडी और टेलीग्राम चैनल द एग्जाम्स बडी पे मिलेगी। साथ ही साथ इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये दोनों चीजें आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम्स बडी पे मिल जाएगी। अब एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका कैसे, प्ले स्टोर पर जाइएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अब सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला बेटा सबसे पहले भाषा की चर्चा करते हैं। भाषा क्या होती है? देखो बेटा, भाषा को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मानव आदि मानव काल में कैसा था और अब कैसा है। जब आज से हम लोग कई सौ हजारों साल पहले जाएंगे तब मानव आदि मानव होता था और इस समय मानव का सिर्फ एक ही काम था कि अपना खाना खाना और सोना। अब खाने और सोने के मध्य में उसे ये चीज को देख के हमेशा डर लगता था कि कोई जानवर आ गया तो वो कैसे बाकियों को बताएगा कि जानवर आ गया। तो इस क्रम में उसने गुफाओं में कुछ चित्र बनाने प्रारंभ किए कि जैसे ये शेर देखा तो शेर के लिए उसने कुछ ऐसा चित्र बना दिया, ऐसा चित्र बना दिया और इसके आगे ऐसे कर दिया तो ये शेर हो गया। उसने बाघ देखा तो उसने बाघ के लिए कुछ ऐसा चित्र बना दिया। तो ये जो अलग अलग चित्र बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ये आदिमानव काल से प्रारंभ हुई और उसका बस एक ही उद्देश्य था कि वो अपनी इन चीजों को आगे आने वाली जनरेशन तक पास ऑन कर सके। इसी क्रम में पहले इंसानों ने चित्र बना के लिखना शुरू किया। उससे पहले वो संकेतों के माध्यम से बताता, जैसे अगर आपको भूख लग जाए, मतलब मान लेते हैं कि बच्चे को, जो छोटा बच्चा नवजात बच्चा जन्म लिया है, अब ये बच्चे को अगर भूख लगती है तो ये सिर्फ आवाज से ही अपनी माँ को बता देता है या अपने बाकी लोगों को बता देता है कि मुझे भूख लगी और लोग आके उसे भोजन दे देते हैं। तो ये सिर्फ मन की फीलिंग्स, भावनाओं को एक जगह से दूसरे व्यक्ति तक, एक समुदाय से दूसरे समुदाय तक पहुंचाने का माध्यम बना। अगर भाषा की चर्चा करें तो भाषा क्या थी? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को, भावनाओं को, अनुभूतियों को आदान प्रदान करता है। भाषा सदैव संस्कृति का वाहन होती है। जैसे आपका समाज कैसा है ये डिपेंड करता है कि आप उस भाषा के माध्यम से अपनी संस्कृति अपने आगे आने वाली जनरेशन तक किस तरह से पहुंचा रहे होंगे। भाषा की चर्चा करें तो भाषा शब्द जो है, यह शब्द बेटा भास धातु से बना है। इसमें धातु कौन सी बेटा? इसमें धातु है भास, अर्थात रूट वर्ड क्या है? भास, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, जिसे बोला जा सके वह भाषा कहलाती है। अब भाषा को समझने के लिए तीन चीजें हैं, बोली, जबान और वाणी। बड़ी अजीब सी चीजें लग रही होंगी, बोली, जबान, वाणी, लेकिन क्या करें। देखो, बोली जो हम लोग बोल रहे हैं, वाणी संस्कृत का रूप और जबान, देखो तीनों लेटर्स एक ही हैं लेकिन समझने का सिर्फ तरीका है कि किस तरह से समझेंगे। अब अगर भाषा की चर्चा करें तो भाषा को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाषा के रूप हो सकते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांस्कृतिक भाषा। पर इससे पहले चर्चा करते हैं कुछ विद्वान भाषा को क्या परिभाषा देते हैं। जैसे प्लूटो मानते हैं विचार की आत्मा मूक बातचीत है और जब वह ओठों से प्रकट होती है तो वह भाषा कहलाती है। वहीं स्वीट मानते हैं ध्वनात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। वहीं वेंद्री जी मानते हैं भाषा एक तरह का चिन्ह है जो भाषा की दृष्टि से श्रोता ग्रह प्रतीक का ही सर्वश्रेष्ठ रूप है। अब बेटा ये भाषा है, ये के बारे में क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपसे लिख के डायरेक्ट आ जाएगा कि प्लूटो के अनुसार भाषा कौन सी है। नीचे कई वाक्य दिए गए होंगे, उसमें से आपको सही वाक्य चुनना होगा। जैसे यहाँ पे होगा विचार आत्मा की मूक बातचीत है, पर वही जब ओठों द्वारा प्रकट होती है तो उसे भाषा कहते हैं। स्वीट जी कहते हैं कि ध्वनात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना भाषा है। वही वेंद्री जी कहते हैं भाषा एक तरह का चिन्ह है जो भाषा की दृष्टि से श्रोता ग्रहण के प्रतीक का ही सर्वश्रेष्ठ रूप है। फिर अगर भाषा की विशेषताओं की चर्चा करें, भाषा प्रतीकात्मक हो सकती है, जैसे चाबी के लिए सिंबल बना दिया,
शेर के लिए कोई ऐसा निशान बना दिया। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा किसी की बपौती नहीं है, भाषा किसी के पारिवारिक संपत्ति नहीं है, भाषा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा केवल और केवल सामाजिक संपत्ति है। हम जिस तरह के समाज में रहते हैं हमारी भाषा उस तरह की हो जाती है। अगर आप कुछ एलीट लोगों के साथ रहने लगे तो एलीट जैसे हो जाएंगे, अगर आप टपोरियों के साथ रहने लगे तो टपोरी जैसी भाषा हो जाएगी। तो ये भाषा कोई पैतृक नहीं है बल्कि अर्जित की जाती है और समाज के व्यवहार से ही हम अर्जित करते हैं। भाषा याच्छिद्रिक है। याच्छिद्रिक मतलब क्या, किसी विशेष ध्वनि का अर्थ से कोई प्रतिगत संबंध नहीं होता, समाज इसे मान लेता है। जैसे हम लोग ये जो सुबह सुबह निकलते हैं सूर्य देवता, इसको हम लोग सूर्य मान लिया। हम अब ये क्या है कि ये जो लेटर सूर्य है इस तरह से ही लिखेंगे, ये केवल हम लोगों ने मान लिया है, ये कहीं फिक्स नहीं है। जैसे इस नंबर को हम लोग 1 बोलेंगे, ये हम लोगों ने अपने मन में रखा कि इसको हम लोग 1 मान लेंगे और इसकी संख्या 1 होगी। ये 1 है या नहीं है ये नहीं पता। इसको इस तरह घुमा देंगे तो इसको 2 बोल देंगे, इसको इस तरह घुमा देंगे तो इसे 3 बोलेंगे, इसको ऐसा या ऐसा बना देंगे तो ये क्या बोल देंगे 4 बोल देंगे, ऐसा बना देंगे 5। ये अर्थात ये याच्छिद्रिक है। और भाषा परिवर्तनशील है। भाषा लगातार बहते हुए नीर की तरह है, इसका सदा विकास होता रहता है। ये सदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक जगह से दूसरी जगह जाने पे बदल जाती है। जैसे यहाँ पे हम लोग नमक को नमक बोलते हैं, वही कुछ जगह इसको नून बोलते हैं। यहीं पे जब हम लोग किसी चीज से बात कर रहे होते तो बात करना बोलते हैं, कहीं बतियाना बोलते हैं। तो भाषा परिवर्तनशील है, भाषा प्रतीकात्मक है, भाषा याच्छिद्रिक, भाषा सामाजिक संपत्ति है। ये पॉइंट्स बेटा ध्यान रखना। अब भाषा के 3 प्रारूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है, जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ये सबसे प्राचीन और सहज रूप है, लेकिन इसको स्टोर नहीं किया जाता है, जिस वजह से ये एक व्यक्ति से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आते आते चीजों में परिवर्तन हो जाता है। जब और जनरेशन में जाएगी तो उसमें और थोड़ा थोड़ा वही लिखित भाषा की चर्चा करें। लिखित भाषा मन के भावों को लिख कर बताने की प्रक्रिया है। इसमें बेटा पत्र, समाचार, पुस्तकें हैं, ये परिवर्तनशील नहीं होती। जैसा हमने यार लिख के रख दिया सेम वैसा ही कोई दूसरा भी लिख सकता है, कोई तीसरा भी लिख सकता है। इस वजह से ये चिर स्थिर परिवर्तनशील नहीं, ये एकदम स्टेबल हो जाती है। वही सांकेतिक भाषा की चर्चा करें। सांकेतिक भाषा इशारों की भाषा होती है, जैसे ट्रैफिक पुलिस हो गए, मूक बधिर हो गए। ये अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए हाथ पैर की बनावट में या हाथ पैर को हिला के, ओठों को हिला के, आंखों पलकों को हिला, मतलब कोई भी अंग हिला के लोगों तक अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। यह भाषा बेटा सांकेतिक भाषा। भाषा के कितने प्रकार है? भाषा के 3 प्रकार है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा कंफर्म, लिखित भाषा कंफर्म, सांकेतिक भाषा कंफर्म। अब मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा में विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं। यह एक अस्थायी रूप है, इसे अनुकरण द्वारा स्वतः सीखा जाता है, इसमें व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य नहीं है। वहीं लिखित भाषा की चर्चा करें, विचार व्यक्त किए जाते हैं, ये स्टेबल होती है, ये स्थायी होती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इंसान की आदत क्या रहती है? अच्छा, मौखिक भाषा में भी परिवर्तन नहीं हो सकता, पर हम कभी भी किसी चीज को शब्दच्छर नहीं याद कर पाते, ना ही हम लोग उसे शब्दच्छर पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, उसमें कुछ कुछ अपने मन की भावनाओं को जोड़ देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपसे ये कहा कि सुरेश ने एक काली गाय खरीदी है। जब ये किसी दूसरे का बताएंगे तो काली गाय सुरेश ने खरीदी है, या हो सकता है वो 3-4 जनरेशन जाते जाते वो परिवर्तन हो जाए कि सुरेश ने गाय खरीदी है, काली शब्द ही गायब हो जाए। तो ये चीजें लिखित भाषा में नहीं होती। लिखित भाषा चिरस्थायी होती है, इसका परिवर्तनशील नहीं होता है। इसे सीखने में बेटा व्याकरण की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ इसमें व्याकरण और लिपि का ज्ञान होना भी आवश्यक है। जैसे राम आपने बोल तो दिया, लेकिन राम को ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, ये चीज आपको ज्ञात तभी होगा जब आपको उसकी लिपि और व्याकरण दोनों का ज्ञान होगा, तब जाके। इसी तरह से सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा में क्या होता है, इसमें हाथ के आकार, संचालन और चेहरे के हाव भाव का प्रयोग किया जाता है। जैसे छोटा बच्चा भूख लगने पर रो के बता देता है, ट्रैफिक पुलिस अपने हाथों के इशारे से बता देती है, मूक बधिर व्यक्ति अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं। ये बेटा किसके, ये सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के बारे में याद रखना, लुई ब्रेल ने उभरे हुए बिंदुओं को छूकर पढ़ा जा सकने वाली एक लिपि का विकास किया, जो बेटा नेत्रहीनों के लिए वरदान बन गई। इसको ब्रेल लिपि कहते हैं। क्या बेटा? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? लुई ब्रेल ने। इसमें क्या होता है, ऐसे बेटा 9 डॉट्स होते हैं, इसको बेटा 8 डॉट्स होते हैं, सॉरी, ठीक है। इसको बेटा छू छू के आप पता कर सकते हैं कौन सा लेटर लिखे जाता है, और ये लिपि भी अपनी तरह से बनाई जाती है। कैसे, इसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, ब्रेल लिपि क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ, और आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही आएगा। फिर बेटा चर्चा करते हैं भाषा के अंक के बारे में। अच्छा, भाषा के अंक क्या है? व्याकरण की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है कि आपको भाषा के अंक ज्ञान हो। सबसे पहले ध्वनि। ध्वनि क्या है? मौखिक भाषा की न्यूनतम या सूक्ष्मतम इकाई है
जिसके और भी खंड नहीं हो सकते। वहीं वर्ण, जब कभी मौखिक इकाई से निकली हुई किसी भी ध्वनि को लिखा जाता है तो लेखन क्रिया लिखित भाषा या क्या लेखन लेखन के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या बेटा? लेखन के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई है और मूल ध्वनि के कोई भी अन्य खंड नहीं हो सकते। शब्द क्या होता है? वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाएगा। क्या? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाएगा। वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाएगा। क्या बेटा? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वही लिपि क्या होती है? लिपि होती है मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी बेटा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी को हम लोग रोमन लिपि में लिखते हैं। ठीक, अब जैसे बेटा मान लेते हैं ये राम लिखा है, इसको अगर अंग्रेजी भाषा में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। तो जो लिखने का कला है, क्यों लिख रहे हैं, ये जो ध्वन्यात्मक शब्द है, इसको लेखन की दृष्टि से बदलने में जो निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है वह बेटा क्या है? लिपि कहलाती है। ध्वनि क्या है? आप बेटा ध्यान रखो, ध्वनि के बारे में पूछा था। ध्वनि क्या है? मौखिक भाषा की न्यूनतम इकाई, सूक्ष्मतम इकाई ध्वनि कहलाती है। वर्ण क्या है? लेखन या लिखन के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ये बेटा भाषा के अंग है, जिसको याद रखना। लिपि क्या है? लिपि बेटा हम लोग मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया था, उससे बेटा लिपि कहते हैं। भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या है? याद रखो बेटा, भाषा कंप्रेशन या कम्युनिकेशन का एक चक्र जिसके 5 चरण है। पहले हम पढ़ना, सुनना, देखना, बोलना और फिर लिखना सीखते हैं। लिखना क्या है? लिखना सबसे ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। हम लोगों ने पहले कहीं देखा, जैसे दृश्यचिन्ह उसको देख लिया, फिर उससे बोलना सीखेंगे, बोलने से पढ़ना सीखेंगे, पढ़ने से सुनना सीखेंगे और अंत में हम लोग लिखना सीखते हैं। लिखना सबसे जटिल प्रक्रिया है, उसमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, इसमें लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। ये सभी ज्ञानों के साथ हम लोग लिखना सीखते हैं। आपसे एक प्रक्रिया पूछी जाएगी, भाषा की प्रक्रिया या भाषा के कौशल को सीखने की प्रक्रिया क्या है? तो भाषा के कौशल को समझने के 5 अंग हैं या 5 मुख्य तौर पर प्रक्रिया है। पांचों प्रक्रियाओं के बारे में बेटा एक एक पॉइंट्स याद रखना, जिससे आपको कंप्लीट चर्चा हो जाएगी कि वो देखना क्या होता है, बोलना क्या होता है, लिखना क्या होता है। इस तरह से बेटा आप कंप्रेस कर सकते हैं। फिर बेटा चर्चा करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। जैसे बोली, विभाषा, भाषा क्या है, इसका ज्ञान थोड़ी देर बाद पता चलेगा, पर ध्यान रखते हैं। बोली भाषा के प्रारूपों की चर्चा करें। भाषा के 3 प्रारूप, एक हुआ बोली, दूसरा हुआ विभाषा, तीसरा हुआ भाषा। ठीक है, इसी में बेटा लिपि भी पढ़ते हैं। बोली क्या है? बोली सबसे छोटे या सीमांत क्षेत्रों में घरेलू बोलचाल की भाषा में साहित्य का अभाव होता है। और उदाहरण के लिए कन्नौज, नहीं समझ में, कोई इश्यूज नहीं, समझ में भी नहीं आना चाहिए। जब कभी किसी भाषा का क्षेत्रीय रूप जो होता है उसे हम लोग बोली कहते हैं। क्षेत्रीय रूप का मतलब क्या है? आप गांव गए, आपके गांव में बघेली बोली जाती है। ठीक है, आप गए, आपके गांव में अवधी बोली जाती है। ये बोली क्या? ये किसी सीमित क्षेत्र में, जैसे आप किसी भी क्षेत्र में गए, वहां पे कोई भाषा बोली जा रही, वहां पे बोली जाने वाली भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। लिखो बेटा, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। इसका जो क्षेत्र होता है ये अत्यंत सीमित क्षेत्र में होता है। साथ ही साथ इस बोली में किसी भी तरह की लेखन सामग्री का प्रयोग नहीं होता है, लेखन सामग्री प्राप्त नहीं होती, इसका कोई व्याकरण नहीं होता है, इसकी लिपि नहीं होती। लेकिन हाँ, ये क्षेत्रीय रूप में विचारों के आदान प्रदान करने का प्रमुख साधन होता है। वही विभाषा की चर्चा करें। विभाषा में कुछ लेखन सामग्री प्राप्त होगी, लेकिन ये बोली की अपेक्षा अत्यंत विशाल क्षेत्र होगा। साथ ही साथ इसकी में साहित्यिक रचनाएं तो प्रारंभ होती है, परंतु व्याकरणिक रूप से इसका कोई भी व्याकरण नहीं देखने को मिलता। वही भाषा क्या होता है? भाषा बोली का विस्तृत रूप जिसका व्याकरण सुव्यवस्थित होगा, इसके लिखने की एक लिपि निर्धारित होगी और इसका मानक रूप प्रस्तुत होगा। जैसे क्या है? बोली विभाषा का मानक रूप भाषा कहलाता है। भाषा का व्यवस्थित व्याकरण होगा, इसकी लिपि होगी। यह बड़ा क्षेत्र के आधार पर सीमित होता है कि जब किसी भी भाषा का क्षेत्रीय रूप देखेंगे तो वह बोली कहलाता है।
क्षेत्रीय की जगह जब प्रांतीय रूप देख रहे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उससे हम लोग विभाषा बोलेंगे। और जब वही चीज संपूर्ण देश में या संपूर्ण क्षेत्र में लागू हो जाए तो उसका व्याकरण भी दिखेगा। यहाँ पे हमें लेखन सामग्री की उपलब्धता, साहित्यिक रचनाएं भी बहुत देखने को मिलेंगी, उसे बेटा भाषा बोलते हैं। अब बेटा चर्चा करते हैं कुछ स्पष्ट उदाहरण के बारे में। जैसे बोली और भाषा में क्या अंतर है। जैसे बोली का क्षेत्र सीमित होगा, भाषा का व्याप क्षेत्र होगा। बोली का विकास अल्प विकसित, अब ये बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुई है, भाषा पूर्ण विकसित हो चुकी है। बोली में बेटा केवल मौखिक कार्य किए जाते हैं, क्षेत्रीय कार्य होते हैं, वहीं भाषा में लिखित एवं साहित्य रूप से देखने को मिलता है। बोली में विसंगतियां बहुत होती हैं, लेकिन भाषा में सुव्यवस्थित व्याकरण होता है। बोली का प्रयोग कभी भी राज्य कार्य में नहीं होता है, वहीं भाषा का प्रयोग राज्य कार्य ऑफिशियल कार्य में, जैसे कुमायूं में वयाती बोलियां हैं, वहीं हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच भाषाएं हैं। इसी के साथ बेटा चर्चा करते हैं मानक भाषा में। मानक भाषा क्या होती है, संपर्क भाषा क्या है, राजभाषा क्या है। राजभाषा क्या होती है, राजभाषा के संबंध में देश का प्रशासन में, देश के प्रशासन में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी एक राज्य भाषा है। संपर्क भाषा क्या होती है, दो लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, उन दोनों में से कांटेक्ट करने की एक भाषा होगी जिसमें वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे से संबंध बना सके या एक दूसरे तक अपने विचारों को प्रस्तुत कर सके, उसे बेटा हम लोग भाषा या संपर्क भाषा कहते हैं। मतलब दो ऐसे व्यक्ति जिनको आपस में अपनी अपनी भाषा में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो किसी थर्ड ऐसी भाषा में स्विच करते हैं जो दोनों के लिए आसान हो और दोनों लोगों को उसका नॉलेज है, तो वह भाषा क्या कहलाती है, वह भाषा बेटा संपर्क भाषा कहलाती है। अगर भारत की चर्चा करें, भारत में हिंदी संपर्क भाषा है, वही अंतरराष्ट्रीय स्तर में अंग्रेजी संपर्क भाषा होती है। मानक भाषा क्या होती है, मानक भाषा के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की, ये भाषा का व्याप्त क्षेत्र है जहां पे व्याकरण पाया जाता है, जहां जिसका प्रमुख रूप से व्याकरण, साहित्यिक रचनाएं, पुस्तकें, शिक्षा प्रचार पुस्तकें सभी जगह प्रयोग किए जाने लगती है, तो उससे बेटा भाषा या टकसली भाषा, स्टैंडर्ड भाषा बोलते हैं। और ये स्टैंडर्ड भाषा का बेटा व्याकरण सुव्यवस्थित होगा, यहाँ पे लिखने की तरीका होगा, लिपि का प्रयोग किया जाएगा। अब चर्चा करते हैं भाषा के बारे में। अच्छा बताओ, यहाँ पे केवल चर्चा होगी हिंदी भाषा के बारे में। ये बताओ, हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा या राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है, नेशनल लैंग्वेज, जो एक ही भाषा संपूर्ण देश पे लागू, उससे बोलते हैं राष्ट्रभाषा बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, भारत में किसी को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है, राजभाषा जरूर है। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अगर विश्व की चर्चा करें, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी बेटा प्रमुख भाषा है, जो बेटा विश्व में मुख्य तौर से बोली जाती है, चौथी प्रमुख भाषा। वहीं अगर वक्ताओं की चर्चा करें, भारत में लगभग 52 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, विश्व में 61 करोड़ लोग बेटा हिंदी बोलते हैं। इसकी बेटा लिपि क्या है, लिपि देवनागरी है। बोली की चर्चा कर ले तो ध्यान रखना, इस जो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है वो खड़ी बोली में प्रयोग किया जाता है। हिंदी का क्या है, भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत में एक राजभाषा है जिसको हिंदी नाम से जानते हैं। विश्व में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत की चर्चा करें, भारत में 52 करोड़ और विश्व में 61 करोड़ लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं। लिपि देवनागरी लिपि, और बोली कौन सी, इसकी बेटा खड़ी बोली है। संवैधानिक स्थिति की चर्चा करें तो भारतीय संविधान के भाग 17 आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक भारत की राजभाषा के बारे में बताया गया है। और भारत की राजभाषाओं की चर्चा करें, भारत की शेड्यूल भाषाओं की चर्चा करें तो भारत में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। कौन कौन सी भाषा, असमिया, बंगाल, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये भाषाएं क्या है, इन भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 के तहत किया गया है। 343 बताया संघ की राजभाषा हिंदी है और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। कुल बेटा 22 भाषाओं का वर्णन है। 22 भाषाओं, अनुसूची कौन सी, 8वीं अनुसूची भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। और हिंदी भाषा की चर्चा करें, हिंदी भाषा 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया, इसलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये पॉइंट्स बेटा और याद रखना जो आपके काम का है। फिर बेटा चर्चा करते हैं हिंदी भाषा में हिंदी का उत्पत्ति कैसे होती है, उस बात को भी समझो। देखो, आर्य भारत आए, जब आर्य भारत आए थे तो सिंधु नदी के तट पे थे। आर्य में सबसे अच्छी चीज क्या थी या बुरी चीज माने कि वहां पे सा लेटर ही नहीं था, सा लेटर की जगह वो हा लेटर बोलते थे। तो ये सिंधु से हो गया हिंदू, और हिंदू जिस भाषा को बोलते थे उसे बोले जाने लगा हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा की या हिंदी शब्द की चर्चा करें तो यह हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा से, हिंदी शब्द किसका, हिंदी शब्द फारसी भाषा का है।
और हिंदी का अर्थ भारतीय से होता है। आज का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हिंदी भाषा का सबसे पहले प्रयोग जफरनामा में किया गया। किसने बेटा? जफरनामा यज़दी ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से बना हुआ है। सिंधु क्या है? सिंधु नदी थी। अब आर्य जब भारत में आए तो ये सा नहीं बोल पाते थे, तो ये उसके साथ जगह हा बोलते थे, तो सिंधु जगह हिंदू हुआ, हिंदू हुआ, हिता हिंदू से हिंदू हुआ, और हिंदू जिस भाषा को बोलते थे उससे बेटा हिंदी भाषा बोली जाने लगी। इस तरह से हिंदी शब्द, अगर हिंदी भाषा का विकास क्रम चर्चा करें तो उत्पत्ति संस्कृत से देखने को मिलती है 1500 से लेके 500 बीसी। संस्कृत भाषा का अपभ्रंश होता है, तब पाली बनती है। पाली से प्रकट, प्रकट से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, और इसका अवहट होने के बाद हिंदी हमें वर्तमान रूप में देखने को मिलती है। अगर वर्तमान हिंदी की चर्चा करें, हिंदी को भी 3 प्रारूप में बांट दो, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। इसमें बेटा हिंदी के काल के बारे में ध्यान रखना, जिस भाषा का हिंदी जो है सौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है, ये बेटा पॉइंट्स ध्यान रखना। अगर आदि हिंदी या प्राचीन हिंदी की चर्चा करें तो प्राचीन हिंदी का कालखंड 1000 से लेके 1500 ईडी। अच्छा, पूरा चर्चा कर लेते हैं। संस्कृत का 1500 से 500 ईडी, पाली भाषा 500 से पहली ईस्वी तक, प्रकट भाषा पहली से लेके 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश कह रहा, अपभ्रंश 500 से लेके 1000। इसके बाद इसका अवहट होने लगता है, और अवहट होते होते लगभग 100 वर्षों का कालखंड माना जाता है। फिर 1000 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी तक आदि भाषा या प्राचीन हिंदी, इसको बेटा हम प्राचीन हिंदी के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन हिंदी के बाद मध्यकालीन हिंदी 1500 से 1800, और आधुनिक हिंदी 1800 से लेके अब तक मानी जाती है। मध्य हिंदी के कालखंड को हम लोग गोल्डन एरा या स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस अवस्था को माना जाता है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल मध्य काल को माना जाता है। ये पॉइंट्स बेटा ध्यान रखना, इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो ध्यान रखना। सबसे पहले जब हम लोग प्राचीन हिंदी या आदिकाल हिंदी की चर्चा करते हैं तो यहाँ पे बेटा अस्थिरता विद्यमान थी, इनस्टेबिलिटी थी। साथ ही साथ यहाँ पे भाषा के तौर पे हमें डिंगल, पिंगल और मैथिली भाषा देखने को मिलती है। कीवर्ड्स बेटा याद रखना, हेमचंद्र का ग्रामर यहाँ पे। वही मध्यकालीन हिंदी की चर्चा करिए बेटा, ये भक्ति आंदोलन का उदय काल था। यहाँ पे ब्रज भाषा और अवधी भाषा देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो वर्तमान जो पर्शियन इन्फ्लुएंस था वो 6000 ईस्वी के आसपास 600 शब्द इसमें ऑब्जर्व हुए। मतलब जो पारसी भाषा के शब्द थे वो लगभग 6000 शब्द इसमें शामिल हो गए। आधुनिक हिंदी चर्चा करें, ये बेटा खड़ी बोली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये बेटा इंग्लिश एरा, इंग्लिश वर्ड्स का ट्रेंड यहाँ पे चलने लगा, और साथ ही साथ लैंग्वेज के लिए नेशनल यूनिटी बन गई एकदम। आधुनिक हिंदी 1800 से लेकर वर्तमान काल का हिंदी, केवल आपको सन याद रखना, ईयर्स। आज प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, यहीं से आपका काम बन जाएगा। फिर चर्चा करें हिंदी भाषी क्षेत्रों के बारे में। भारत की चर्चा करें तो भारत में कुल 10 राज्य व यूनियन टेरिटरी प्रदेश क्षेत्र हैं जो बेटा हिंदी भाषा का उच्चारण करते हैं। दिल्ली को बेटा यूनियन टेरिटरी, पर यह भी यहाँ पे हिंदी का उच्चारण, जैसे बेटा उत्तर प्रदेश हिंदी, मध्य प्रदेश हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थान में हिंदी भाषा का उच्चारण होता है, हरियाणा में हिंदी भाषा का, हिमाचल प्रदेश हिंदी भाषा का, झारखंड में हिंदी भाषा का, छत्तीसगढ़ में हिंदी भाषा, उत्तराखंड में हिंदी भाषा। ये बेटा स्टेट से, इसके साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी जिसको यूनियन टेरिटरी मानते हैं, दिल्ली। दिल्ली में भी हिंदी भाषा का उच्चारण किया जाता है। विश्व में की चर्चा करें तो विश्व में फिजी, मॉरिशस, सुरीनामा, गयाना, नेपाल और यूएई, यहाँ पर भी हिंदी भाषा का प्रभुत्व देखने को मिलता है। और कुछ दिन बाद यूएस में भी हम लोग को हिंदी भाषा का प्रभुत्व देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक की फैक्टर के बारे में ध्यान रखना, अबू धाबी ने अपने यहाँ की जो न्यायिक भाषा है उस रूप में भी हिंदी को शामिल किया है। वो भी कब? फरवरी 2019 में। ये डेटा बेटा और याद रखना, फरवरी 2019 में अबू धाबी रिकॉग्नाइज्ड हिंदी एज थर्ड ऑफिशियल कोड भाषा, तीसरी न्यायिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा को शामिल किया है। फिर बेटा जब हिंदी भाषा की उपबोलियां व बोलियों की चर्चा करूं, भाषा व भाषाओं, तो हिंदी भाषा की चर्चा करें तो हिंदी भाषा की कुल 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इसका बेटा डाटा सेम टू सेम लिख लेना, आपके काम आएगी। पश्चिमी हिंदी की चर्चा करें तो यहाँ बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, कन्नौजी और खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी बोली के नाम से जानते हैं। इस तरह से बेटा 5 बोलियों में विभाजित किया गया। हिंदी भाषा को पश्चिमी हिंदी में बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, कन्नौजी और खड़ी। पूर्वी हिंदी की चर्चा करें, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी को किन भागों में बांटा गया? पूर्वी हिंदी को अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी क्षेत्र में। वहीं बिहारी हिंदी की चर्चा करें, बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली और मगही क्षेत्र बोली। बिहारी हिंदी में कौन कौन से? बिहारी हिंदी में बेटा भोजपुरी, मैथिली और मगही। वहीं राजस्थानी हिंदी की चर्चा करें, राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। जयपुरी को हम लोग धुंधड़ी नाम से भी जानते हैं, धुंधड़ी बोली के नाम से जानते हैं। पहाड़ी हिंदी की चर्चा करें, पहाड़ी हिंदी में गढ़वायु व कुमायूनी।
गढ़वाली व कुमायूनी, गढ़वाली व कुमायूनी, ये बेटा कहाँ पे, ये बेटा पहाड़ी हिंदी के हैं। तो इस तरह से बेटा ध्यान रखना है, आपको एक एक पॉइंट्स कंफर्म रखना है कि कैसे कैसे। पश्चिमी हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं, हिंदी भाषा की बेटा कुल 5 उपभाषाएं। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं, हिंदी भाषा की बेटा 5 उपभाषाएं, 5 भाषाओं को याद रखो, जैसे बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, कौरवी, कन्नौजी और खड़ी बोली। खड़ी बोली को बेटा कौरवी नाम से। पूर्वी हिंदी की चर्चा करें, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली, मगही। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, धुंधड़ी जिसको बोलते हैं। पहाड़ी हिंदी बेटा कुमायूं और गढ़वाली। इस पेज का बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लेना। ये बेटा आपको अपने डेस्क पे चिपका लेना जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। मेरा केवल एक ही चीज है कि आपके क्वेश्चंस ना गलत हो, और उसके लिए हम लगातार कार्य करते हैं। इस विषय में इस पॉइंट्स को भी बेटा ध्यान रखना, आपके काम की बहुत यहां जरूरत है। इससे संबंधित प्रश्न गलत होते हैं। फिर बेटा चर्चा करते हैं इसके बाद हम लोग पश्चिमी हिंदी के बारे में। पश्चिमी हिंदी कहां से उत्पन्न होती है, पश्चिमी हिंदी बेटा सौरसैनी उपभ्रंश से उत्पन्न मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी को उत्पन्न कहां से माना जाता है, पश्चिमी हिंदी का उत्पन्न सौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। इसे बेटा खड़ी बोली या कौरवी बोली बोली जाती है। जो बेटा हिंदी की मूल भाषा है, जो हिंदी की मानक भाषा है, वो यहीं से प्रकट होती है। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का क्षेत्र बेटा याद रखना इसको, लैंग्वेज ऑफ कृष्ण भक्ति। सूरदास आगरा मथुरा का क्षेत्र है। खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ क्षेत्र की है। बुंदेली भाषा का जो बुंदेली बोली है, बुंदेली बोली बेटा मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाती है। कन्नौजी हिंदी कानपुर और कन्नौज के क्षेत्र में। हरियाणवी हिंदी की चर्चा करें तो हरियाणा क्षेत्र में हरियाणवी हिंदी बोली जाती है। याद करने का बेटा एक तरीका है कि पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से लिखनी है, केबी केबीएच, केबी केबीएच, केबी केबीएच, केबी केबीएच। के से क्या हुआ, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, ठीक है ठीक है। कन्नौजी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी। सर बेटा आप याद रख सकते हैं। फिर चर्चा करते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी कहां से उत्पन्न है, पूर्वी हिंदी आर्ध मगधी अपभ्रंश से उत्पन्न है। कहां से बेटा, पूर्वी हिंदी आर्ध मगधी उपभ्रंश से उत्पन्न है। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख भाषाएं, 3 प्रमुख बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधि कहां कहां पे, अवधि लखनऊ और अयोध्या क्षेत्र में, बघेली मध्य प्रदेश क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ी रायपुर और बिलासपुर क्षेत्र में। याद कैसे कर सकते हो, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अर्थात एबीसी पूर्वी हिंदी आर्ध मगधी अपभ्रंश से उत्पन्न है। फिर बेटा चर्चा करते हैं राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। सॉरी बेटा, राजस्थानी हिंदी की चर्चा करें तो राजस्थानी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी कहां से उत्पन्न है, पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश से उत्पन्न है। पहाड़ी हिंदी कहां से उत्पन्न है, खस अपभ्रंश से। राजस्थानी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न है, जिसके अंतर्गत बेटा मारवाड़ी बोली, जयपुरी ढूंढड़ी बोली, मेवाती और मालवी। मारवाड़ी बोली जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती है। जयपुरी या ढूंढड़ी राजस्थान के ईस्टर्न भाग में, मेवाती हिंदी नॉर्थन भाग में और मालवी हिंदी साउथर्न भाग में। ये बेटा पॉइंट्स याद रखना। फिर पहाड़ी हिंदी की चर्चा करें, पहाड़ी हिंदी बेटा कुमायूं क्षेत्र में बोली जाती है। गढ़वाली हिंदी जो है तेहरी और पावरी क्षेत्र में। पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से उत्पन्न है, पहाड़ी हिंदी बेटा खस अपभ्रंश से उत्पन्न है। ये डेटा बेटा याद रखना है, ये पॉइंट्स आपसे पूछा जाएगा। राजस्थानी हिंदी कहां से, राजस्थानी हिंदी बेटा सौरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न है। ये पॉइंट्स याद रखो, सौरसैनी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी उत्पन्न है। फिर चर्चा करें बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी बेटा मगधी अपभ्रंश से उत्पन्न है। मगधी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा कौन सी है, बोली कौन, हिंदी भाषा कौन सी है, बिहारी हिंदी। हिंदी की उपभाषा बिहारी हिंदी, मगधी अपभ्रंश से उत्पन्न है। इसके अंतर्गत बेटा भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी किस क्षेत्र में बोली जाती है, भोजपुरी बेटा गोरखपुर और बिहार क्षेत्रों में। मगही जो है पटना गया क्षेत्र में। मैथिली जो है दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र में बोली जाती है। एक पॉइंट पर याद रखना, मैथिली 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र हिंदी बोली है। मैथिली जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र हिंदी बोली है। इस वजह से इससे प्रश्न एकमात्र हिंदी बोली है, इस वजह से ये बेटा प्रश्न और इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको याद रखना। कुछ बेटा पॉइंट्स याद रखो, स्टैंडर्ड पॉइंट्स। हिंदी मानक हिंदी का आधार क्या है, मानक हिंदी का आधार बेटा खड़ी बोली है। लिखी किस भाषा में जाती है, देवनागरी व्याकरण में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और इसका व्याकरण सुव्यवस्थित व्याकरण। पहला ग्रामर चर्चा करें तो हिंदी का पहला ग्रामर जे कैटलन ने लिखा था, जिसको हिंदुस्तानी ग्रामर 1715 में देखने को मिला। अल्टरनेट नेम्स क्या है, जैसे हिंदी को जबाने हिंदी या जबाने हिंदी या हिंदवी नाम से भी जाना जाता है और इसको रेखता भी कहा जाता है। इतिहास क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल, सदल मिश्र और भाषा मुंशी काम आ गया। और टेक्निकल सॉरी, इसी के साथ बेटा याद रखना, हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है
और ये बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस सेशन हम लोग शाम के सेशन में करेंगे, तो वहां आप लोग जुड़ जाइएगा, जहां पे सारा हिंदी का एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा। देखो बेटा, पढ़ने का यही तरीका अपनाते हैं कि सुबह आपकी डिटेल क्लास हो गई, शाम को आपकी प्रैक्टिस सेशन हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेशन में जब आप आएंगे तो सुबह बेटा एक बार रिवीजन करके आना, ताकि आपका पूरा सेशन यहाँ से प्रॉपर चल सके। बेटा चर्चा करते हैं हिंदी भाषा प्रकार और संरचनाओं के बारे में। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बोल गया था। जैसे हिंदी की चर्चा का, भाषा की चर्चा करें तो भाषा के मुख्य 3 रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। रिवीजन कर रहे हैं बेटा। सीखने का क्रम क्या है? सुनना, देखना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लिखना सबसे जटिल माना जाता है। हिंदी की अंग की चर्चा करें तो ध्वनि, वर्ण, शब्द और लिपि। बोली और भाषा में चर्चा की, बोली का क्षेत्र सीमित, भाषा का व्याप्त होगा, विभाषा और भाषा में क्या डिफरेंस है, इस बारे में चर्चा की। फिर चर्चा की हिंदी भाषा। हिंदी भाषा कुल 72 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। देवनागरी लिपि इसकी मानक भाषा है। संस्कृति, पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। यहाँ से हिंदी में बेटा आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में चर्चा की। 1000 से लेकर 1500 तक आदिकाल, 1500 से 1800 लेकर मध्यकाल, मध्य आधुनिक काल, 1801 से लेकर अभी तक। हिंदी की कुल 5 बोलियां कौन कौन सी बेटा? हिंदी की 5 बोलियां कौन कौन सी? बिहारी, पूर्वी, पहाड़ी और पश्चिमी और राजस्थानी। फिर इनकी हम लोगों ने उपभाषाओं के अंदर 18 बोलियों के बारे में चर्चा की, सभी को पढ़ा। तो बेटा उम्मीद है कि आपका ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करके दूसरों से शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए जाए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, आप जाइएगा करंट टाइम में, शाम के समय इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज होगी, उससे जुड़िएगा। और अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर देता एग्जाम बडी, वहां पे आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और इसके बेटा एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं इस सेशन में, तब तक कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद।